हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। प्रमोद सर नेपानगर लाइव पे आपका स्वागत है। अब मैंने अपनी यूट्यूब का नाम प्रमोद सर लाइव या प्रमोद सर नेपानगर इसलिए रखा है, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाते समय अपने नेपानगर के बारे में भी बताते रहूँगा। ये जो मेरा नेपानगर है, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया, एटलीस्ट जितने लोग भी ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वो सब मेरे नेपानगर के बारे में जानें, क्योंकि मुझे अपने नेपानगर के लिए कुछ करना है। मैं डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकता, बस उसका प्रचार करके आप सभी का ध्यान हमारे शहर की ओर लगाना चाहता हूँ। बड़ा ही प्यारा शहर है, बड़े अच्छे लोग हैं। बस इतना है कि थोड़ी सी तरक्की कम हुई है वहाँ पर, बट मेरा ध्यान यही है कि भाई आप सब ये वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ की जानकारी मिलेगी। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग वहाँ आके अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपनी फैक्ट्री डालें, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और फिर से हमारा नेपानगर एक बहुत अच्छा चमकता हुआ शहर बन जाएगा। तो इसी सहयोग की उम्मीद से मैं ये वीडियो बनाता रहूँगा, साथ में बच्चों को पढ़ाता भी रहूँगा, और ये वीडियो जितना ज़्यादा लोग देखें उतना मेरे शहर के लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। सो आई रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जितना ज़्यादा देख सको देखो। अब मैं पहले छोटे से बात एक नेपानगर के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, नेपानगर में कागज़ फैक्ट्री थी जो अभी चल रही है, बट उस ग्रोथ से नहीं चल रही। काफ़ी लोगों को वॉलंटियर रिटायरमेंट दे दिया गया है, काफ़ी लोग नेपाल छोड़ के चले भी गए। कई लोग ऐसे हैं जो नेपाल में ही रहना चाहते हैं, पर मजबूरी में उनको बाहर जाना पड़ा है। ठीक है, काफ़ी टैलेंटेड लोग भी यहाँ पे, मेहनती लोग भी हैं, और बड़े इनोसेंट लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे ना पानी की कमी है, ना बिजली कमी है, सेंट्रल रेलवे यहाँ से गया हुआ है, फॉरेस्ट की ज़मीन है, कई तरह के सब सुविधा यहाँ पर है, नगर पालिका भी है, तहसील भी है। तो मैं आप सभी से, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप आए, नेपाल को देखें और नेपाल में इन्वेस्ट करें। एटलीस्ट एजुकेशन फील्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं, यहाँ हॉस्टल के लिए जगह मिल जाएगी, आपको कॉलेज के लिए जगह मिल जाएगी यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, एक बाहर के बच्चे आके पढ़ेंगे, यहाँ का और यहाँ का मार्केट डेवलप होगा, यहाँ की तरक्की आएगी, तो मेरे नेपानगर के लिए बेस्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे रोज़ कुछ कुछ आइडिया सबको सजेस्ट करते रहूँगा। तो आज का मेरा ये आइडिया है सभी के लिए कि अगर आप नेपानगर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका है कि यहाँ एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्ट कीजिए। कैसे कैसे कर सकते हैं आप? यहाँ पे कॉलेज खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए। नेपानगर में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, मतलब है डॉक्टर्स, बाकी बहुत सारे डॉक्टर्स की कमी है। अगर एक मेडिकल हॉस्पिटल वहाँ खुल जाता है, मेडिकल कॉलेज खुल जाता है, तो डॉक्टर्स भी आएंगे यहाँ के लोकल लोगों को, क्योंकि नेपानगर के पास 80 गांव है। तो 80 गांव के लोग और नेपानगर प्रॉपर के लोग वहीं ट्रीटमेंट करेंगे, और वहीं से बच्चे डॉक्टर बन के आगे जाके अपना फ्यूचर बेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप नेपानगर में मेडिकल कॉलेज खोलें। इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं बेस्ट तरीके से। यहाँ पे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, उनको इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है, काफ़ी बच्चे अब यहाँ के मिल जाएंगे। आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हो, हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप यहाँ के लोकल गवर्नमेंट से बात कीजिए, आपस में तालमेल भी जाइए और जरूर ये कीजिए। तो ये मेरा मैसेज है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल सकते हैं अपन लोग, है ना, और प्राइवेट कॉलेजेस खोल सकते हैं, कई मैनेजमेंट के कोर्स खोल सकते हैं, कई तरह का एजुकेशन हब इसको बना सकते हैं। कई बाहर की स्कूलें भी नेपाल में आ सकती है, जहाँ पे इनको काफ़ी 80 गाँव के बच्चे मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, जो कि कहीं ब्राह्मणपुर जाते, कहीं इधर उधर जाते, वो नेपाल नगर प्रॉपर में आके पढ़ेंगे। पास के पास में रहेगा, बच्चों को ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, और अच्छा खासा वहाँ पे हो जाएगा। और बाहर के लोगों के लिए भी बोलना चाहता हूँ, कई लोग नेपाल नगर में आते हैं, उनको नेपाल नगर पसंद नहीं आता। क्यों नहीं पसंद आता? क्योंकि वो शॉपिंग मॉल जाने के, गार्डन जाने के ऐसे मौके चाहिए होते हैं। तो मैं नेपाल नगर के जो व्यापारी लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नेपाल में इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा पार्क बनाएं, एक मैरिज गार्डन बनाएं, अच्छा रेस्टोरेंट बनाएं, थोड़ा पार्क को डेवलप करें। मतलब जो सरकार नगर पालिका है, जो अपने विधायक मैडम हैं, सांसद महोदय जी हैं, और बाकी जो लोकल लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, सब मिलके नेपाल नगर में ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे डेवलपमेंट आ सके। पान्ना नदी को अच्छे से स्वच्छ करके वहाँ पे बोटिंग का सिस्टम चालू कर सकते हैं। ऐसी कई जगह है, कई लोकेशन है नेपाल नगर के अंदर जिसको हम पिकनिक स्पॉट के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काश मेरी बात सब समझें, जो गवर्नमेंट अधिकारी है, प्राइवेट अधिकारी है, व्यापारी लोग हैं, सभी के लिए एक मैसेज है, प्लीज़ नेपाल के लिए कुछ कीजिए। नेपाल को फिर से एकदम बढ़िया चलन बनाइए, ताकि बाहर के लोग आए, वहाँ इन्वेस्टमेंट आए, और नेपाल हमारा फिर से उसी तरह से चमके जैसा पहले चमकता था। ये अपन कर सकते हैं। ये तो मेरा छोटा सुझाव है, मानना न मानना आपके पास है, मेरे पास तो खुद नहीं। आप खुद बोलेंगे सर, पर मैं अभी भी जॉब नेपाल में ही कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे नेपाल में थोड़ा सा एक घर की सुविधा नहीं मिली,
अपना अच्छा घर नहीं मिल पाया, इस वजह से मुझे प्लान पर शिफ्ट होना पड़ा। और मेरा रीज़न था, पर मैं अगर वापस नेपाल जाने की मेरी प्लानिंग पूरी है कि मैं नेपाल रिटर्न आ जाऊँगा, क्योंकि नेपाल के बिना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो नेपाल से बाहर निकलने के बाद ही नेपाल की वैल्यू मुझे बहुत अच्छे समझ में आई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि नेपाल नगर को फिर से हमें डेवलप करना है, हम सबको मिलकर करना है, आप सबके सहयोग से बनेगा। तो ये छोटा सा मैसेज था नेपाल नगर के लिए, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है क्या, प्रमोद सर नेपाल नगर। तो नेपाल नगर के बारे में मैं डेली कुछ ना कुछ आपको बताता रहूँगा। आई होप आपको ये मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा। चलो बैक टू द क्लास। शायद आप लोग आधे से ज़्यादा लोग ये मैसेज देखने के बाद गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनको मैथ्स में कोई इंटरेस्ट होगा नहीं। फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और पेरेंट्स भी देख सकते हैं मैथ्स, अपने बच्चों को समझाने में आपको ईजी हो जाएगा। तो लेट स्टार्ट। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना, कल तक जा हो गया तो उसके आगे अपन करेंगे। मेरे गॉगल किधर गया, क्योंकि क्या मुझे थोड़ा सा पास का नजर नहीं आता, तो मुझे जब भी पास का देखना पड़ता है मुझे अपने चश्मे यूज़ करने पड़ते हैं। इसी गॉगल कहते हैं इस टाइम में। सिंपल सा मास्टर लुक है मेरा, है ना। ये चश्मे मैंने इसलिए बनाया था कि मैं टीचर लग सकूँ, क्योंकि ये बात तो बोल सकता हूँ मैं आपको कि हमने जो टीचर्स से पढ़ा था उनको देख के लगता था क्या ये टीचर्स लोग हैं। मेरे को देख के लोग ऐसा रिएक्शन करते हैं, जैसे कोई बच्चा बताता है ये हमारे सर है, अच्छा वो ऐसे लिखते हैं, अच्छा ये तुम्हारे सर है। लगता है कि वो अपनी तारीफ कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। पर हमारे जो टीचर्स थे उनका लेवल ही तो स्टैंडर्ड था, उनको देख के लगता था कि अरे टीचर है, एकदम अलग ही उनकी पर्सनैलिटी, तरीका, रंग सर वगैरह। बिल्कुल मुझे देख के तो ऐसे ही लगता है मुझे कि यार लोग बोलते हैं अच्छा ये सर है। सो आप भी जानते हो, जो लोग मुझे जानते हो उनको पता ही होता है ऐसा होता है मेरे साथ। कोई बात नहीं। तो अपन क्वेश्चन कौन सा करे थे मुझे याद नहीं, वैसे शायद आई थिंक थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे ना, नो आइडिया सॉरी। पर मैं थर्ड क्वेश्चन के शायद अपने 2 हो चुके थे जितना मुझे आइडिया है। मैं कल से टिक लगा लिया करूँगा। उसका थर्ड करते हैं, अगर नहीं हुआ फर्स्ट सेकंड में मुझे बता देना। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड कर रहा हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो समझ ले पहले। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। क्या पता करना है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। सर कल मैंने आपको बताया था कि जब लाइन आपस में टच होती है तो वो कंसिस्टेंट हो जाता है, और जब लाइन आपस में बिल्कुल टच नहीं हो रहा है मतलब उसका आंसर ही निकलने वाला, दैट इज अ इनकंसिस्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट। कल मैंने वीडियो चेक किए थे तो थोड़ा ऊपर से लिखा था, आपको दिख नहीं रहा होगा ऊपर से, इसलिए थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करता हूँ मैच। थर्ड यहाँ पे दिया है 3/2x 5/3y = 7। इसको पहले अपन डिनोमिनेटर को, इस लीनियर है ना, लीनियर इक्वेशन को सिंपल कर लेते हैं। तो सिंपल करने के लिए अपना क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो 3/2 इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी, इस 3 का, ये इस 3 से डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 5/3 है तो इस 2 का मल्टीप्लाई इधर भी, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर भी = 7। तो ये हो जाएगा अपना 9x/6 10y/6 = 7। तो 9x 10y/6 = 7। 9x 10y 7 × 6, तो 9x 10y = 42। ये बन गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। आइडिया मैंने क्या किया, हाँ या ना? अच्छा अरे हाँ मैं मैं भूल गया, मुझे लगा मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ आप जवाब दोगे। अरे आप तो यूट्यूब पे बना रहे हो, होता है वो क्लास में पढ़ा के हैबिट आ जाती है, मुझे लगा कि आप हमको आंसर दोगे अभी। सॉरी फॉर दैट। 9x - 10y = 14। मैं भूल गया था कि ये तो यूट्यूब पे चैनल बन रहा है, मुझे लगा कि अभी आप आंसर दोगे उसे। कोई बात नहीं। तो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई बेटा, इक्वेशन सेकंड भी आ गई। हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब A1 क्या है अपना 9 है, BB क्या है 9 है, यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 14 है। अब बड़ा इजी हो गया, ये कैंसिल होके 1/1, ये भी कैंसिल होके 1/1,
बट यहाँ पे जो 1 1 है और यहाँ पे जो 1 1 है उसमें अंतर है। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। और रही बात है 42 अपॉन 14 की, उसको तुम करना चाहो 1 टाइम 3 टाइम, तो क्या बन गया ये 1 अपॉन 1, 1 अपॉन -1, 3 अपॉन 2 नॉट इक्वल आ गया। तो क्या लिखेंगे? इसका मतलब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल है, मतलब इट इज यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइंस क्या होगी? इंटरसेक्ट होगी। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो आंसर इज कंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज अ कंसिस्टेंट। मैंने कहा था ना, जब भी लाइन आपस में टच हो इट इज अ कंसिस्टेंट। समझ में आया कैसे किया मैंने? कोई कंफ्यूजन दिख तो रहा है आपको कि टेढ़ा तो नहीं करते कैमरा मैंने? ओके, इजी, समझ में आया कि नहीं आया? और बढ़िया, वेरी गुड। क्या रब कर दूँ? चलो नेक्स्ट, ये हो गया अपना थर्ड वाला हो गया। अब अपन देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या है देख लेते हैं। फोर्थ में दिया है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। ये बन गया आपकी इक्वेशन को। उसको पहले सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब 11 को इधर ट्रांसपोजिंग किया तो -11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन फर्स्ट बनी आपकी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? -10x प्लस 6y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड। अब चेक करते हैं। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। 5 अपॉन -10, यहाँ पे -3 अपॉन 6, और यहाँ पर -11 अपॉन 20। ये -11 था ना, तो इधर आके वो 22 हो जाएगा प्लस में। किया नहीं मैंने, सॉरी मैंने एक इक्वेशन गलत बना दी। 10x प्लस 6y, इसको इधर ट्रांसफॉर्म कर प्लस 22 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 0। ये इक्वेशन सेकेंड बनेगी, ये नहीं बनेगी। तो यहाँ पे बचेगा अपना 11 माइनस 22। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 1 2 1 2। अब देखो ये भी क्या है? 5 अपॉन 10 माइनस में, यहाँ भी 1 अपॉन 2 माइनस में, यहाँ भी बोलेंगे 1 अपॉन 2 माइनस में। आप बोलोगे सर यहाँ तो नीचे माइनस है, ऊपर क्यों लगा दिया? देखिए अगर ऊपर भी प्लस माइनस है और नीचे भी माइनस है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्या होता है? माइनस माइनस प्लस। ठीक, अगर ऊपर प्लस में है और नीचे माइनस है तो भी आंसर माइनस में आना है, और नीचे माइनस है और ऊपर प्लस में है तो भी आंसर क्या में आने वाला है? माइनस में। इसलिए माइनस को नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, दोनों में से मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया? माइनस हो गया। इसका मतलब इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम। तीनों क्या हो गए? सेम, मतलब इट इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी solution. So lines are coincident, और आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, कॉन्सिस्टेंट गलत लिखा है मैंने, कोइंसिडेंट आएगा, कोइंसिडेंट क्वालिटी, और आंसर इज कंसिस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे भी लाइन क्या हो रही है? एक के एक ऊपर आ रही है, तो कंसिस्टेंट हो जाएगी। समझ में आया? बहुत ही गंदी राइटिंग में किया ऐसा लग रहा है मेरे को। समझ में आ गया आपको? ठीक, इसी का लास्ट वाला कर लेते हैं। फिफ्थ वाला देख लो उसका। फिफ्थ में दिया है 4/3x 2y इज इक्वल टू 18। पहले इसको इजी कर लेते अपन। 4/3x से 2y/1, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पे 3 का इंटू, यहाँ पे 3 का इंटू, तो यहाँ पर 18। 4x
6y अपॉन में आएगा 3, यहाँ पर आएगा आपका 18, 4x 6y 18 इंटू 3, 4x 6y यहाँ पर आएगा 54, इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे 4x 6y माइनस 54 इजिकल टू 0। तो ये बन गया अपनी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है अपनी? इक्वेशन सेकंड है अपनी 2x प्लस 3y प्लस 12। इस 12 को भी इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन सही। अब अपन से इसको इधर ट्रांसपोजिंग करते हैं क्योंकि अपन क्या करते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या जनरल फॉर्म बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करें। मैं चश्मा निकाल लेता हूँ जरा, तो चश्मे में से लगता है जैसे अंकल हो गए होंगे। ऐसा अंकल तो हो ही गया होंगे वैसे क्या, ऐसा अंकल कोई बोले तो थोड़ा बढ़ता ना। वैसे हम टीचर्स के लिए बेनिफिट होता है, सब सर लोग बोल देते हैं तो कोई अंकल नहीं बोलता, सब सर ही सब बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग बच जाते हैं। और हमारे साथ में दोस्त लोग हैं, वो सर नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो अलग अलग प्रोफेशन में काम करते हैं, तो उनको लोग अंकल बोल लेते हैं। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि तुम लोग अंकल हो और मैं थोड़ा भैया हूँ। सॉरी, कोई बात नहीं, बड़ा गंदा जो मारना मैंने कहा मुझे नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। यहाँ पे आएगा अपना 4 अपॉन 2, यहाँ पर आएगा 6 अपॉन माइनस 3, यहाँ पर आएगा माइनस 54 अपॉन माइनस 12। बड़ा सिंपल, 1 अपॉन 2 और यहाँ पे 1 अपॉन 2। अब ये 2 अपॉन 1 और ये आ रहा है अपना 2 अपॉन 1, बट ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों नॉट इक्वल हो गए। अगर ये दोनों से छोड़ो नॉट इक्वल आ गए क्योंकि पॉजिटिव में और नेगेटिव में, तो क्या होगा? इट इज यूनिक सॉल्यूशन, इट इज यूनिक solution. So lines are intersecting. Lines are intersecting. तो आंसर क्या होगा? आंसर इज कंसिस्टेंट। आंसर क्या आएगा? कंसिस्टेंट। इस तरीके से अपन लोगों ने पता कर लिया। एक बार मैं सभी रूल्स को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो क्या होता है, अपने पास दो इक्वेशन देते हैं, दोनों इक्वेशन में A1 A2 B1 B2 C1 C2 होता है। अपन A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 लिखते हैं, उनके जो कोफिशिएंट की वैल्यू पुटअप करते हैं, उनको देखते काट पीट के, जब तक रिड्यूस कर सकते हो तब रिड्यूस करो। फिर देखो अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल है, अपने को C1 C2 से उस समय कोई मतलब नहीं, सिर्फ A1 मतलब x की कोफिशिएंसी और y की कोफिशिएंसी अगर आपस में इक्वल नहीं है तो वो हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है मतलब लाइन क्या हो जाएगी, वहां पर इंटरसेक्ट होगी। क्या होगी? इंटरसेक्ट। और जिस जगह पे वो इंटरसेक्ट होगी उससे x का पॉइंट उससे y का पॉइंट, वो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर ऐसा होता है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 कट पीट के ऊपर जो रेशियो है सेम आ जाए, इसका मतलब इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, जितने चाहो सॉल्यूशन उसके निकल सकते हैं। इसका मतलब जो लाइन बनेगी वो एक के ऊपर एक बनेगी, मतलब लाइन टच हो रही है पर एक के ऊपर एक हो रही है। तो इंटरसेक्टर में भी लाइन टच हो रही है, कोइंसिडेंट में भी लाइन टच हो रही है, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है, कुछ ना कुछ उसका आंसर आ रहा है। वो जो थर्ड वाला होता है, थर्ड वाले में क्या है, लाइन मतलब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल होता है, मतलब x और y की कोफिशिएंसी सेम, बट B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल, मतलब y की कोफिशिएंसी और x की कोफिशिएंसी कांस्टेंट टर्म से मैच नहीं कर रही है। अगर वो मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब उसका आंसर नहीं आ सकता, दैट इज अ नो सॉल्यूशन। और अगर वो नो सॉल्यूशन है तो लाइन आपस में कभी भी टच नहीं होगी, तो लाइन क्या होगी? पैरेलल, और उसका आंसर ही नहीं आएगा तो उसे क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। आई बात समझ में? ठीक, अगली जो एक्सरसाइज है, अगला जो क्वेश्चन है अपना फोर्थ क्वेश्चन, उसमें इसी तरह से पता करना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। जो कंसिस्टेंट होगा उसको फिर अपन ग्राफिकली ग्राफ के द्वारा सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे, और जो इनकंसिस्टेंट होगा उसको वही लिख के छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यही करना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है,
और जो कंसिस्टेंट है उसको अपन ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन मैं आपको भी बोर्ड पे करके दे रहा हूँ। लुक एट द बोर्ड, है कि नहीं। इसके पहले नेपाल के बारे में बता दूँ। यार नेपाल मेरा शहर है, बड़ा ही प्यारा शहर है। आओ कभी नेपाल घूमो। मैं तो सभी को बोलता हूँ आओ नेपाल देखो, वहाँ पे इन्वेस्ट करो, वहाँ पे रहो, बिजनेस स्टार्ट करो। वहाँ पे देखिए हो, अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हो बहुत चलेगा। आप अच्छा खासा मैरिज गार्डन खोल सकते हो। वहाँ इतनी शादियाँ होती है गाँव में, आसपास सब रामपुर आते हैं। अब वहाँ पे मैरिज गार्डन खोलो आप, बर्थडे कोई भी बर्थडे फंक्शन वगैरह अच्छा खासा मैरिज गार्डन खोल के डेकोरेट करके आप रखो, देखिए कितनी शादियाँ वहाँ पे होती है। अच्छा थिएटर खोल सकते हैं वहाँ पे, अच्छा शॉपिंग मॉल खोल सकते हैं आप वहाँ पे, जैसे डी-मार्ट कानपुर में है या कहीं और है, ऐसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खोल सकते हो। आइए देखिए कितना सब कुछ मिलेगा। लोग नेपाल में लोग खर्च करना चाहते हैं, घूमना जाना चाहते हैं, बस उनको जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। स्कूल्स खोलिए, कॉलेजेस खोलिए, रेस्टोरेंट खोलिए। ठीक है, और नेपाल से बसें इंदौर के लिए, भोपाल के लिए, पुणे के लिए भी चालू कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो आना जाना करते हैं। ट्रेन की सुविधा थोड़ी कम है वहाँ पे, बाकी आप ये कर सकते हो। रोड कनेक्टिविटी अच्छी है कि नहीं, पानी वगैरह सब कुछ है वहाँ पर। तो थोड़ा सा सोचिए, अभी तो सरकार वहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बना रही है, सब सुविधा भी दे रही है, तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और नेपाल हमारा तरक्की भी करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि नेपाल में ये सब हो। मेरी बहुत इच्छा है कि मैंने वो नेपाल को उस समय देखा है जो नेपाल में भरा भरा चहल पहल था। नौ तरीका, अभी तो नौ दुर्गा का उत्सव, गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से बनता है वहाँ सारी चीज़ें। अभी कहीं ना कहीं सब चीज़ें, हालांकि मोबाइल की वजह से सब कुछ फीका होते आ रहा है, हर जगह होते आ रहा है, क्योंकि आजकल सिर्फ सेल्फी का ज़माना है। सेल्फी सेल्फी सेल्फी, अगर कुछ भी मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ सेल्फी खींच के डालने के लिए कोई भी फंक्शन होता है। ये आज का एक रियलिटी है। अब नेपाल में फिर भी थोड़ा सा कम है उन चीज़ों को, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उससे जुड़े। आइए, वेलकम टू नेपाल। बैक टू द क्लास। मुझे चाहता हूँ कि नेपाल, अगर वैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा ना आपने, गोकुलधाम सोसाइटी कैसी है, सब अलग अलग इसके लोग रहते हैं वहाँ पर, और कैसे मिलजुल के रहते हैं। इनके झगड़े भी होते हैं, मिलजुल के, तो फिर बाद में एक हो जाते हैं। हमारा नेपाल बिल्कुल तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, सेम वैसे लड़ते भी है, झगड़ते भी है और एक भी हो जाते हैं। ये सब मन में रखता नहीं है। हाँ, कुछ थोड़े बहुत अपवाद तो हर जगह होते हैं, उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, संभाल लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से मुझे अपना गॉगल लेना पड़ेगा, फिर भी थोड़ा दूर रख के मैं फिंगर दबाता हूँ, दिखता है शायद। व्हाट इज द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट? अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली अपने को सॉल्व करना है। वेरी गुड, करिए स्टार्ट। चलिए, फोर्थ का फर्स्ट क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y 10। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। सिंपल तरीका ऐसा आ जाता होगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 2, यहाँ पे है 1 अपॉन 2, यहाँ पे है 5 अपॉन 2। आपने बोला सर इसको आपने इधर खींचा नहीं। हाँ यार, ये तो मैंने कर दिया, खींच सकते हैं, खींच दूँ क्या? चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे सर आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया नहीं और डायरेक्ट चालू कर दिया, इसके बता हो जाएगा हमको। चलो बना दो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो इक्वेशन ये नहीं रहेगी, इक्वेशन अभी चेंज हो जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं इसको, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इधर लिया तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। चेक करें। हाँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं माइक के ऊपर बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ बीच बीच में थोड़ी सी स्लो हो जाती है, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। और क्या, मेरी आवाज़ थोड़ी सी मोटी मोटी है और मैं थोड़ा सा नहीं, शायद ज़्यादा ही फास्ट बोल देता हूँ, तो ये मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ज़रा स्लो बोलो, हमें समझना है। तो क्या करें, जब मैं फ्लो में आता हूँ तो बहुत ज़्यादा ही बोल जाता हूँ। देखिए 1/2 है, चलिए माइनस माइनस कैंसल, ये हो गया 1/2, तो ये है 1/2, ये है 1/2, ये है 1/2,
2, तीनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गया, तो क्या हो गया, इट इज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। वाओ, तो इंग्लिश स्टाइल बोलना पड़ता है ना, इसलिए बोला मैंने, इट इज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये क्या है फिर, क्या आएगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और आंसर क्या है बेटा इसका, आंसर इज कंसिस्टेंट, मतलब कुछ ना कुछ इसका आंसर आ रहा है। तो इसको अपन ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देख लीजिए आप। पहला ब्रैकेट लिया, ये ऊपर तो नहीं हो जाता, नीचे से लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। छोटा सा बॉक्स बनाएंगे हम, दो बार। कुछ टीचर्स 3-3 4-4 बार भी ले लेते हैं, आप 3-3 4-4 बार भी ले सकते हो, पर मैं सिर्फ 2 बार ले लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती इसलिए। उसको लाइन को आगे खींच देना तो बराबर ग्राफ बन जाता है। यहाँ x की वैल्यू 0 ले ली मैंने, तो y की वैल्यू क्या हो गई 5। अब यहाँ उसकी वैल्यू 5 ले ली, तो इस 5 को इधर 5 में ट्रांसफरिंग किया तो y की वैल्यू होगी 0। ठीक है, अगला क्या है बेटा अपना, अगला है 2x प्लस वाई माइनस 10, नहीं माइनस 10 इधर 10 आ गया, 10 हो गया। ठीक, तो ये ग्राफ बना लेते हैं, उसमें से चाहे तो 2 कॉमन निकल सकता है वैसे, पर अपन निकालते हैं बस समझाने के लिए। और मैंने यहाँ पे 2 के जगह 2 ले लिया, 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या बच्चों 2, यहाँ बच्चों 10, तो ये हो गया 4 प्लस 2y इज इक्वल, अरे ये z क्यों बन जाता है वैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा मैं कर्सिव दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो कर्सिव तो बनती नहीं, तो चल बन जाता हूँ। ठीक है, क्या करें, हाँ ठीक। अब ये 2y ऐसे रखा, दिख रहा है ना आपको सब, इसको इधर ट्रांसफरिंग करेंगे तो -4 2y, तो ये 6, अब ये y को ऐसे रखेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। अब फिर से यहाँ वैल्यू लेता हूँ दूसरी कुछ, 2x 2y 10, और यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ 0 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 0 2y 10, तो 0 की कोई वैल्यू है नहीं, इसका फॉर्मूला लिख के आगे 2 को, तो y की वैल्यू होगी 5, तो y की वैल्यू क्या होगी 5, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये अपने दो बन गए। अब इसको अपन क्या बनाएंगे ग्राफ, इतना उतार लिया आप लोगों ने सबने, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, यस ले लोगे है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, कर दो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए मैं इधर ग्राफ बनाता हूँ, किधर गया, क्लियर और करोगे तो पूरा गायब हो जाएगा, इसलिए उसको ट्रिपल से साफ करता हूँ। चल अब बनाएंगे तुम ग्राफ, ये हो गई अपनी y, ये हो गई आपकी x। इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, मुझे लगता है ऐसा, नहीं तो 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच के आप बना सकते हो। यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-1 -2 -3 दिख रहा है कि नहीं? देखो आपको इस साइड का दिखता है कि चलो वहाँ x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 5, तो पॉइंट का आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ लिख दिया आपने 0 एंड 5। ठीक, अब यहाँ x की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ लिख दिया तुमने 5 और 0, कोई बात नहीं, यहाँ से तुमने एक लाइन खींची। ठीक है, अब वहाँ पे क्या लिया तुमने x की वैल्यू ली 2 और y की वैल्यू 3, तो पॉइंट का आ रहा है 2 3। अब x की वैल्यू फिर तुमने 0 ली और y की वैल्यू क्या ली 5, तो पॉइंट फिर से यहाँ पे आ रहा है, तो देखो वो लाइन फिर से बन गई, वहाँ पर बन गया ना, होगी ना ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक, है कि नहीं? इसे कहते हैं ओवरलैपिंग, वही एक के ऊपर दोनों लाइन बन गई। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, बाकी क्वेश्चन अपन कल करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रमोद सर नेपानगर, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे पुश कीजिए और साथ में कुछ भी कमेंट्स हो तो आप मुझे भेजिए, लाइक कीजिए प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाए, है कि नहीं? थोड़ा सा रिक्वेस्ट बाकी आपकी मर्जी, और वीडियो पूरा देखो क्योंकि मुझे पता चल रहा है आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, आप जो देखते हो क्या है प्रमोशन आ गया, अच्छा अच्छा ये है, चलो ठीक है, तो आता है हमको, देखो काम आएगा, ठीक है, फ़ायदा मिलेगा। ओके बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड लाइक ऑल्सो प्लीज़।